नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेपर। अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल सीसैट पेपर 2 एक चैलेंज। निगेटिव मार्किंग होने के बाद में जो बॉर्डर लाइन पर लोग पास होते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। उसी की हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ क्लासेस, कुछ टेस्ट आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम फिर 25 प्रश्नों का एक टेस्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट आप वैसे ही दे सकते हैं जैसे कि पहले देते आए हैं। पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप उत्तर को टिक करेंगे, मेरे उत्तर से मिलान करेंगे और फिर स्कोर शेयर करेंगे। इसको मैं थोड़ा बहुत एलिबरेट कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटा छोटा एलिबरेशन, हल्की सी समझ आपके लिए और आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न इस टेस्ट का। लापरवाही मत कीजिए, सीसैट में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं अब भी कह रहा हूं, पिछली बार जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी, या मेरी नहीं, जिन्होंने ये बात नहीं मानी थी, किसी ने भी उनसे कहा था, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। पहला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है, ये आपको बताना है। कूट संकेतन, संदेश, विसंकेतन, ग्रहण। मैं चारों विकल्प नहीं पढ़ूंगा, केवल उत्तर बताऊंगा। तो यहां पर संप्रेषण का जो प्रक्रम होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। संप्रेषण में सबसे पहले अगर आपसे देखा जाए तो संचारक होता है, संचारक के बाद में कूट संकेतन होता है और कूट संकेतन के बाद में माध्यम, फिर प्रापक यानी कि जो प्राप्त करता है, फिर विसंकेतन यानी कि जिसको देखिए, कूट संकेतन यानी कोडिंग और विसंकेतन यानी डिकोडिंग और फिर प्रतिपुष्टि होती है। तो इनमें जितना दिया हुआ है उसमें उत्तर हो जाएगा कूट संकेतन। पहले संचारक यानी कि जो संचारक है, फिर कूट संकेतन, फिर माध्यम, प्रापक, फिर संकेतन और उसके बाद में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जो होता है। तो इस तरह से इस क्रम में सबसे पहले यही कूट संकेतन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। जब आप त्योरी चढ़ाते हैं तो त्योरी क्यों चढ़ाते हैं? ये जब आप झुलझुलाहट होती है आपको तो त्योरी चढ़ाते हैं, है ना। जैसे बहुत झुलझला गए, बिल्कुल झल्ला गए, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल झल्ला गया ये बात सुन के, तो झुंझलाहट होती। झल्ला गई भी इसमें सही होगा। कभी कभी जैसे लगने लगता है कि पुरुषों पे ध्यान दिया जा रहा, महिलाओं पे नहीं। नहीं, मेरा ध्यान दोनों पे है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह जाना जाता है। ऊर्ध्वगामी, समस्तरी, विकर्णी, अधोगामी। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं आपको, जब संगठन में संप्रेषण होता है जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है तो वो क्या होता है? जो प्रकारों और स्तरों से सबसे परे चला जाता है तो वो समस्तरी हो जाता है। ये कंडीशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। कोई संगठन है जब प्रकार और स्तर से परे चला जाएगा संप्रेषण तो समस्तरी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, जब कोई निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है तो ये क्या संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आगमनात्मक तर्कणा को। किसको? आगमनात्मक तर्कणा को। जैसे प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त होता है। संभाव्यता कथन, संभावना जिसकी हो, संभाव्यता कथन, तो यह आगमनात्मक तर्कणा को संदर्भित करता है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो तब घटित होती है? तो ये हो जाएगी, कौन सी प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी? बहुत देखिए, यहां पे जो ये प्रश्न है वो मेरा जहां तक मानना है वो बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, केवल डर जाएंगे शब्दों से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये होती है स्वतः शोधन चिंतन। स्वतः शोधन चिंतन, कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधान। साहित्य में और कला में या कोई वैज्ञानिक है जो नई चीजें कुछ कर रहा है तो स्वतः समाधान ही तो ढूंढता है। जब एक साहित्यिक या एक लेखक, साहित्यकार जो है, साहित्यिक विधा कोई है, उसमें कुछ भी होता है, कोई मुद्दा उठाया जाता है तो वो स्वतः शोध चिंतन पर ही आधारित होता है। चीजों को रिलेट करिए, जो आसपास की चीजें हैं उनसे रिलेट करिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी चीज का नहीं, आपके जीवन की समस्याओं का भी। 6वां प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि क्या होता है? बताइए इनमें से। अपना उत्तर ईमानदारी से टिक किया कीजिए कि आप इसे कैसे कहते हैं। जैसे नॉलेज बहुत बार होता है लोगों को, लेकिन इंटरव्यू में जब जवाब देना होता है तो प्रस्तुत नहीं कर पाते। जैसे बहुत बार कहते हैं हम लिख नहीं पाते, तो आप इसे कैसे कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़ी
गंभीर चीज होती है, बहुत बड़ी चीजें होती है, कठिन चीजें होती हैं, लेकिन कहने के नजरिया, कहने के अंदाज से, जो अंदाज होता है, नजरिया नहीं अंदाज, तो उससे क्या होता है, वो सरल प्रतीत होती है। सातवां प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? मौखिक संप्रेषण हो रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बाधा इसमें क्या हो जाएगी? खराब श्रवण। अगर सही से कोई सुन नहीं रहा है बात को तो क्या हो, जैसे मैं यहाँ पे बड़बड़ा रहा हूँ, कई लोगों की ये बड़बड़ाहट लगती है और आप सुन नहीं रहे हैं, तो इस बड़बड़ाहट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर ध्यान से सुनते हैं तो ये बड़बड़ाहट नहीं रह जाएगी महोदय या महोदया, तब ये क्या हो जाएगी, तब ये आपके लिए काम की क्लास हो जाएगी। तो खराब श्रवण, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे आवाज कम सुनाई देती है, तो उनसे बताना चाहता हूँ ये मैक्सिमम आवाज में मैं, जो मेरे पास यंत्र तंत्र हैं, डिवाइस हैं, वो मैक्सिमम आवाज में इसको रिकॉर्ड करता हूँ। आप लोग अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएं, हेडफोन का यूज करें। आठवां प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। क्या? सरल भाषा प्रयोग की, लंबे वाक्य के प्रयोग की, विदेशी शब्द के प्रयोग की, जटिल शब्द प्रयोग की? सिंपल सी बात है, सबसे सरल भाषा का प्रयोग ही वक्ता की प्रभावशीलता होती है। आप मुझसे जापानीज में बात करें, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपसे अरबी में बात करूं, आपको कुछ नहीं आता, हो सकता है किसी को अरबी आती हो, मैं उसको छोड़कर बात कर रहा हूं। तो सरल शब्द होना चाहिए। अब बड़ी यहां पर मैं साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करूं और वैज्ञानिक शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, कोई मतलब नहीं है। यहां हमारे और आपके बीच में जो संवाद का संप्रेषण हो रहा है, इस संप्रेषण के अंतर्गत उन बातों को ही हम लोगों को करना होता है जिसके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से ऐसा संचार स्थापित करें कि हम एक दूसरे की बातों को कम से कम अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें, अब यही अंतर्भूत कर सकें, आत्मसात कर सकें। तो ये सब मतलब नहीं है। 9वां प्रश्न है, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच में संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? जैसे आपका कोई सहयोगी या अधीनस्थ है, तो उसके बीच में संवाद स्थापित करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? तो देखिए इसमें सी विकल्प, अनौपचारिक अंतः संचार। हमेशा औपचारिकता नहीं, अनौपचारिक अंतः संचार अगर आप करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बॉस हैं, आपके ऑफिस में कई कलर ग्रेड के लोग, मान लीजिए आप एसडीएम बन गए या जिले स्तर पे किसी विभाग के आप महकमे के हेड हो गए, तो वहाँ पर आपका पता चला एक जो आपके अंडर में काम करने वाला कोई क्लर्क है और उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो बहुत परेशान है, और वो आया, आपने पूछा और माँ कैसी है, बताओ दवा पानी सब चल रही है सही से, तो बड़ा खुश हो जाएगा। यहाँ पे आप बॉस नहीं रह गए, यहाँ पर आप उसके दर्द को महसूस, और महसूस नहीं, मैं कहना चाहूंगा अनुभूति कर रहे हैं, उसके दर्द की अनुभूति आपको हो रही है कि उसको कितनी पीड़ा होगी। तो ये अनौपचारिक हुआ, तो ये संवाद का सबसे सर्वोत्तम विकल्प ये हो सकता है। 10वां प्रश्न है, अधोलिखित में से किस प्रकार से संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की, जो नेतृत्व भूमिका है उनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? किस प्रकार के संप्रेषण में? तो यहां पर जो भी संप्रेषण दिया है उसमें देखिए लघु समूह संप्रेषण, छोटे छोटे समूह में लघु समूह संप्रेषण जो होगा तो नेतृत्व की भूमिका सर्वप्रथम उत्पन्न होगी। अब बहुत बड़ा समूह है तो उसमें कई नेता हो जाएंगे, तो समझ में नहीं है, घौंच पहुंच हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 11वां, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किसका उदाहरण है? रेखीय, अरेखीय, यांत्रिक, वर्तुल? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जरा दिमाग लगाइए। यांत्रिक संप्रेषण हो जाएगा, सी, यांत्रिक संप्रेषण ये हो जाएगा। यंत्र के माध्यम से आपकी जो आवाज है उसको वेव्स में परिवर्तित किया जाता है, रेडियो वेव्स में, उसके बाद में फिर वो जाती है टावर्स के माध्यम से, जहां पे आप फोन लगाते हैं वहां के टावर द्वारा रिसीव होती है, और फिर वहां के टावर से जिसको आपने फोन लगाया उसके फोन में जाती है, फिर घंटी बजती है और घंटी बज के फिर वो फोन रिसीव करता है, फिर उसकी आवाज ऐसे ही होकर आपके पास आती है। तो ये यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण होगा। 12वां प्रश्न है, सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है कि सही समय पर मुस्कुराते हैं। हमेशा आप मुस्कुराते रहेंगे, कोई बात उसने कहा ही, आपको गंभीरता से लेगा ही नहीं, कहेगा ये तो बॉस अजीब टाइप का है, खिसका टाइप का है, सनकी टाइप का, उल्लू टाइप का है, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, जब आप हमेशा हंसेंगे, ही करेंगे, तो आपकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो समय पर मुस्कुराना भी जरूरी। अब पता चला कि किसी ने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया सर, मिठाई खाइए, आप गंभीर मुद्रा बनाए, कैसी मिठाई है, मुझे तो डायबिटीज है, ऐसा नहीं होता है ना। सही समय पर मुस्कुराइए, सही समय पर गंभीर होइए। 13वां प्रश्न है, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है?
मतलब जैसे आप देखते हैं नहीं, बल्क में मैसेजिंग होती है, बल्क में मैसेज भेज दिया जाता है, बल्क में कोई चीज जो है आपको बता दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये जो है अंतः समूह संप्रेषण होता है। अंतः समूह, यहाँ पे अंत लिखा है लेकिन ये अंतः होगा, ये दो बिंदियां छूट गई हैं। अंतः समूह संप्रेषण, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अगला है, एक समूह है उसके अंतर्गत हो गया, बस यही बात है। 14वां प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है कैसा संप्रेषण? तो संज्ञानात्मक संप्रेषण इसको समझा जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 15वां प्रश्न है, एक वर्तुल संप्रेषण में संकटक कूटभंजक हो जाता है जहां वहां होता है। देखिए कैसा है, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक, ये संकटक नहीं संकूटक होगा, संकूटक, संकूटक कूटभंजक हो जाता है जहां वहां होता है। ये प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे कोई नया प्रश्न में नहीं। तो जहां पे स्रोत समूह होता है वहां पर वर्तुल संप्रेषण में संकूटक हो जाता है जब वहां स्रोत समूह होता है। भाई इतना ध्यान रखिए, बहुत कुछ मेरे समझ में भी इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। 16वां प्रश्न, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है कि उसके या उसकी, जैसे कोई भी अधिकारी अगर लेडीज है तो उसकी, तो वो क्या अपना प्रकट करता है? तो अपने क्रोध को प्रकट करता है। वो एंग्री हो गई, हो गया या हो गई है, तो वो वही उठा के उसने पेन पटक दिया, है ना। तो ऐसा होता है। किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। 17वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करूं, उसका उत्तर दीजिए। तो जब दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल जो है वो क्या है? उपलब्धता, संस्थिति, शक्ति, और सबसे बढ़कर इसमें है योग्यता। आप मान लीजिए सब कुछ उपलब्ध है लेकिन योग्यता ही नहीं है ना। मान लीजिए मोटी मोटी किताबें किसी को दे दी जाए जो पढ़ना ही नहीं जानता हो, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, कंडीशन सब कुछ हो लेकिन उसके पास योग्यता ही नहीं है, तो योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न, निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं। निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं, बताइए। भय, उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों, भय और झूठी आशा, इसमें हो जाएगी निर्णयन से संबंधित समस्याएं। सिंपल सी बात है। 19 नंबर प्रश्न, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। निर्णय क्षमता, कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कुछ प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यूपीएससी में तो इसने पूछना बंद कर दिया है, लेकिन पीसीएस में ये पूछ लिए जाते हैं। पूछ लिए जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं और किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, आप क्या करेंगे? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, इन चारों विकल्पों में से आप क्या करेंगे? तो इनको चारों को पढ़िए, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगेंगे और उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो ये देखिए, ये गलत है। निर्णय स्वीकार कर लेंगे, ये भी गलत है। भाई आप जब उससे सहमत नहीं है तो क्यों स्वीकार कर लेंगे? और निर्णय को अस्वीकार कर लेंगे तो ये भी गलत है। सबसे सही है कि मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, फिर जो निर्णय होगा देखा जाएगा। अभी एक अवसर है कि आप अपनी बात को रखें कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ यू। तो वो फिर बताएंगे कि क्या होना चाहिए। आप नहीं सेटिस्फाई है तो आप अपनी बात रखिए। 20वां प्रश्न है, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, वो क्या कहलाता है? तो ये कलन विधि होता है। मानसिक वृत्ति, प्रयास त्रुटि, अंतर्दृष्टि, ये नहीं है, कलन विधि है। कैलकुलस जैसे आपने पढ़ा है ना, तो अवकलन और कलन ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वही विधि है, कलन विधि, ठीक है। वो मैथ में होती है, जैसे वहां पे एक छोटा सा समीकरण आपको दिया था, फिर उससे आप निकालते हैं, डेरिवेशन डिराइव करते हैं, तो वैसे ही। अगला 21 नंबर प्रश्न है, यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। यह अनुभव करने की अयोग्यता है कि किसी समस्या का समाधान किसी परिचित ये वस्तु होना चाहिए, ये लिखा है, वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? ये प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण ऐसा होते हैं, है ना, ठीक है। प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण यह अनुभव करने की अयोग्यता होती है कि समाधान किसी परिचित वस्तु द्वारा का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। अगला प्रश्न है, बहुत कुछ मैं इसमें नहीं समझा सकता हूं, ये थोड़ा सा मतलब आप फील करिए इसको, चीजों को समझिए। आप सोचेंगे बच के निकल रहा है, ऐसा नहीं है।
सब कुछ पढ़ना जरूरी भी नहीं है। हर चीज का 75 to 80%, 80% बहुत होता है। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आप क्या करेंगे? आप भी उस पर चिल्लाएंगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे? बताइए। अगर आप उस पर चिल्लाएंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई गधा है, स्टूपिड टाइप का है, मूर्ख है, तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे, ये गलत है ना? जैसे आपको किसी ने कुछ कहा, गाली दिया या अनबन कुछ बोला, तो आप भी बोले तो आप उससे भी बड़े मूर्ख हैं। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, तो ये हुआ कि अपने से आप टाल दे रहे हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा रुक सकते हैं, हम स्टॉप एक लगा दे रहे हैं। और अगला है चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। और देखिए डी है, उस पर क्रोध करेंगे, उसे शांत करेंगे। तो क्रोध तो करते ही नहीं। गांधी जी वाली नीति हमेशा याद रखिए कि किसी को क्रोध रोध के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता। अब ये बी एस सी में हमारा कंफ्यूजन है कि हमको क्या आंसर टिक करना चाहिए। अब दोनों में हम देखते हैं कौन सा बेटर आंसर है। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, मतलब हम कैपेबल नहीं है, कंडक्टर से कहेंगे, तो ये हुआ पलायनवाद टाइप का कि हम समस्या अपने से हटा दिए, कहे इसको तुम शांत करो, यानी हम कोई जिम्मेदारी या कोई पंगा नहीं लेना चाहते। जो सिंपल सी भाषा में मैं बता दे रहा हूं आपको। और अगला है चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। सबसे बेटर बेस्ट ऑप्शन सी है। पहले यूपीएससी में जब पूछा जाता था तो दो दो उत्तर दे दिए जाते थे, बी और सी, और इसमें मार्किंग ऐसी की जाती थी, जो ज्यादा सही होता था उस पर ज्यादा मार्क्स, जो कम सही होता था उस पर कम मार्क्स। लेकिन अब ऐसा पूछा ही नहीं जाता। तो इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से 22 का सी होगा। आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे की आप देखते हैं कुचल गए बच्चे को, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, वो भाग रहा है। आप क्या करेंगे? आप तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल ले जाएंगे, वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे? बहुत बढ़िया ये प्रश्न होते हैं। जरा बताइए कि आप क्या करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है इस समय जो होनी चाहिए? वो है एक जान बचाना, और वो है ए ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन है कि वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसने गलती की है, उसको सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं। पहले जरूरी ए ऑप्शन है, फिर इसकी बात आती है पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे। तब तक यहां बच्चे की हो सकता है जान चली जाए और ब्लीडिंग हो जाए, उसमें कुछ और समस्याएं हो जाए। तो पहला गलत है, मतलब तीसरा गलत है। और घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो ये भी गलत है। सटीक आंसर मेरा है ए मिलान कर लीजिए, ये सही है। 24 नंबर प्रश्न है, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दें, छुट्टी मंजूर कर दें, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें। और डी विकल्प है, उससे मिलें और छुट्टी के कारणों के बारे में चर्चा करें कि क्यों छुट्टी लेना चाहता है, और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। तो सबसे सटीक आंसर यही है, आप देख लीजिए, बिल्कुल सटीक है ये, कि उससे मिलिए और पूछिए क्या छुट्टी का कारण है। अगर बहुत कुछ गंभीर होगा तो ठीक है, तब तो हो जाएगा ही, लेकिन पहले ये एक स्टेप है जो करना चाहिए। अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का या इस क्लास का, निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? या से भी सही है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं एक से। ये कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, और इसका अर्थ यह है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, और यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। यहां पे देखिए, निर्णयन और नीति निर्माण, ये दोनों में अंतर है। निर्णयन जैसे निर्णय लेना किसी चीज पे, और नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग है ना, डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इंग्लिश में समझें तो ज्यादा अच्छा है। ये दोनों चीजें जो हैं एक नहीं है, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। अब तीसरा गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब एक में एक दिया है, एक में एक दो दोनों दिया है। अब बताइए, अब केवल हम देख लें कि अब हमारे पास 2 ही विकल्प बचे, बी और डी। बी में 1 2 दिया है और इसमें केवल 1 दिया। अब हम अगर देख लें कि 2 सही है तो हमारा काम बन जाए, हम बी टिक कर दें, क्योंकि 1 तो अब सही होगा ही, 1 को देखना ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प चुनना। निर्णय ठीक है, निर्णय लेंगे, जैसे आप निर्णय ले रहे हैं क्या उत्तर टिक किया जाए, तो ये सही है। दूसरा भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, तो सही आंसर भी हो जाएगा। एक वीडियो मैं आपको और देने की कोशिश करूंगा, वायदा पूरा पक्का नहीं करता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक फिनिशिंग वाला वीडियो मैं आपको दूं, जिससे कि उस क्लास में आपको और चीजें मैं बता सकूं, चाहे कम ही प्रश्न उसमें रहे, लेकिन कुछ बातें आपसे करनी है।
इसको लापरवाही से मत लीजिए, हिंदी वाले पोर्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, और तो आप जानते ही होशियार